एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इकोनॉमिक्स एमसीक्यू पार्ट 1। कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हो, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली एमसीक्यू है, द वैल्यू एडेड ऑफ अ फॉर्म इज कैलकुलेटेड एड। तो देखो वैल्यू एडेड ये जो टर्म है ना, पहले ये समझो कि ये होता क्या है। मान लो कि आपने क्या करा, आपने जो है बाजार से कुछ कपड़े लेके आए, बस नॉर्मल से कपड़े जो है वो लेके आए। इसके लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़े। अब इसके बाद आपने क्या करा, आपने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, कुछ लोगों को काम पे रखा, उन लोगों को आपने सैलरी दिया, है ना, आपने कुछ मशीनें खरीदी और इन सब में आपने पैसे लगाए, मान लो टोटल 50 रुपए एग्जाम्पल के लिए। तो आपने 100 रुपए का आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, कपड़ा खरीदा, 50 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और मान लो 10 रुपया आपका प्रॉफिट है। अब आपने इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो आप 160 रुपीज में। तो देखो आपने जो प्रोडक्ट है उसको खरीदा था 100 रुपए में, आपने इसमें कुछ रुपए जोड़ दिए, है ना, और अब आप बेच रहे हो 160 रुपीज में, तो आपने वैल्यू कितना ऐड किया, तो 60 रुपीज। आपने इसमें 60 रुपीज की वैल्यू ऐड की है, तो यही होता है वैल्यू एडेड। तो यहां देखोगे वैल्यू एडेड का प्रॉपर क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, आपने जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू जो है वो दैट इज 160 रुपीज, और उसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज बाय द फर्म। अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है कि आपने जितने रुपए भी आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं ना, तो ये वाले 100 रुपए का आपने प्रोडक्ट वो लेके आया, तो कितना आ गया 60 रुपीज, तो ये आपका वैल्यू एडेड है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट लिमिट ऑफ मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी इसका करेक्ट रेंज क्या है, वैल्यू क्या है। तो इसका जो करेक्ट रेंज है ये होता है 0 से 1, याद रखना है 0 से 1 क्या है, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। अब ये है क्या समझो, अब ये है क्या समझो। मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है, ठीक है, अब जिसमें से आप क्या करते हो, तो आप मान लो 70 रुपीज खर्च कर देते हो, ठीक है, तो ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, इतना आप कंज्यूम कर रहे हो। अब आपकी इनकम बढ़ गई, मान लो 200 रुपए हो गए, और आप खर्च कितना करोगे, तो मान लो 150 रुपीज खर्च करोगे, तो आपकी इनकम में कितना चेंज आया, 100 रुपए का, 100 से 200 हो गया, तो मतलब 100 रुपए का चेंज आया ना, 100 रुपीज का चेंज आया। और आपके जो आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो खर्च कर रहे हो, उसमें कितना का चेंज आया, तो 70 से 150 हो गया, तो मतलब 80 रुपीज का चेंज आया, है ना, 80 रुपीज का चेंज आया। तो ये जो खर्च आप कर रहे हो 80 डिवाइड बाई आपकी जो इनकम बढ़ गई 100 रुपीज, इसका रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 0 0 चला गया, और 8/10 कितना होता है, 0.8। तो ये है आपकी एमपीसी। तो एमपीसी का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होगा। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट कौन सा वाला है, तो ऑप्शन 1, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज ग्लिच एज मार्केट, ये गलत है। क्यों ऐसा, अब समझाता हूं मैं आपको। देखो जब सरकार को, गवर्नमेंट को जब पैसे की दरकार होती है ना, गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा एक चीज जो लोग हिंदी में आप देख रहे हो ना, उनका एक बात मैं बता दूं, खास करके इकोनॉमिक्स के लिए ना थोड़ा सा ट्राई करो इंग्लिश वर्ड को समझने का, ठीक है, क्योंकि इसकी हिंदी वाली वर्ड तो और बहुत टिपिकल होती है, तो और दिक्कत होगा आपको, तो बेटर होगा इंग्लिश वर्ड थोड़ा ध्यान रखो। तो गवर्नमेंट को अगर मान लो पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट एक पेपर लेके आएगी जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, ये जो है आप खरीद सकते हो, मैं खरीद सकता हूं, कोई इन्वेस्टर है, कोई कंपनी है, कोई बैंक है, ये लोग खरीद सकते हैं, और इससे गवर्नमेंट को पैसे मिल जाएगी, और इससे ऑफकोर्स हमको बाद में कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ रिटर्न मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ग्लिच एज मार्केट। मतलब गवर्नमेंट जब अपनी सिक्योरिटी रिलीज करती है तो उसको बोलते हैं ग्लिच एज मार्केट, इंडस्ट्री वाला नहीं। इंडस्ट्री में तो हो गया जो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, ये जो टर्म है यूज करते हैं गवर्नमेंट वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थोड़ा सा ये जरूर समझो, जैसे सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, और यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये तीनों टर्म क्या है समझो। पहले मान लो एक कंपनी है, मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है। अब मैं सोचता हूं, मेरी एक कंपनी है, मैं सोचता हूं कि मैं अपने कंपनी के और 10 नए ब्रांच खोलूं, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, बट मेरे पास पैसे है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी कंपनी के काफी सारे शेयर जारी करता हूं, है ना, जैसे आपने सुना होगा ना शेयर बाजार। तो मैं अपने शेयर जारी करता हूं, ठीक है, और इस शेयर की कुछ वैल्यूज होती है, मान लो एक शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। तो जो ये मैंने शेयर जारी किए, अब इसे क्या करेंगे, काफी सारे दूसरे कंपनी खरीदेंगे, ठीक है, काफी सारे जो है बैंक खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो लोग खरीद सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, मेरे शेयर खरीद लेंगे, उसके बदले में ये मुझे पैसे देंगे।
उसके बदले में ये मुझे पैसे देंगे। तो ये जो मुझे पैसे दे रहे हैं ना, मैं ये लोग मेरा शेयर जो खरीद रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब अब मैं अपना शेयर जारी कर रहा हूं और उस शेयर को जब कोई दूसरे कंपनी वगैरह खरीद रही है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। नाउ अब मान लो ये शेयर आपको भी खरीदने का मन था, लेकिन आप तो कोई कंपनी नहीं हो, आप तो कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं हो, आप छोटे से मामूली इंसान हो मान लो। तो उस केस में आपको भी अगर मेरा कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप डायरेक्टली मुझसे नहीं खरीद रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो इन कंपनी के पास, जिस कंपनी ने मेरा शेयर खरीदा था ना, आप उनके पास जाओगे और उनसे मेरा शेयर आप खरीद रहे हो। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब जब मैं अपना शेयर कुछ कंपनियों को बेचता हूं, मैं अपना शेयर कुछ बैंकों को बेचता हूं, वो प्राइमरी मार्केट हो गया। और सेकेंडरी मार्केट मतलब जब आम इंसान, आम लोग जब उस कंपनी में जाएंगे, वहां से मेरा शेयर खरीदेंगे। ठीक है, तो बीच में ये ऐसा हो गया ना, मान लो ये मेरी कंपनी, यहाँ पे वो बैंक वगैरह हो गए, दूसरी कंपनी हो गई, और यहाँ पे आप हो गए। तो आपके और इसके बीच में जो भी खरीद बेच होगा, ये सेकेंडरी मार्केट होगा। और मेरे कंपनी के बीच में और फर्स्ट टाइम जिनको मैं बेच रहा हूं, उनके बीच में जो भी खरीद बेच होगा, ये प्राइमरी मार्केट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली एमसीक्यू देखो, विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। तो देखो, जो ये शेयर बाजार में शेयर का खरीदना बेचना ये सब हो रहा है, अब ये सही तरीके से हो, इसके लिए कुछ नियम कानून है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो इसको देखता कौन है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह देखने के लिए गवर्नमेंट की एक संस्था है, जिसको बोलते हैं क्या, सेबी। SEBI फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनका ही काम है कि जितने भी इन्वेस्टर पैसे लगा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, उनके पैसों का जो है किस तरीके से पूरा काम चल रहा है, उसको रूल और रेगुलेट करना। अगले एमसीक्यू देखते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ। देखो, आजादी के बाद बहुत जरूरी था कि हमारा कंट्री उस समय पुअर था, है ना। तो आजादी के बाद बहुत जरूरी था कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो, हमारे कंट्री में नए नए बिजनेस स्टार्ट हो, फैक्ट्रियां लगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में बनाया। तो ये जब लाया गया ना, तो उस समय सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था। अब 5 ईयर प्लान क्या है, देखो आजादी के बाद ना हमने एक सिस्टम अपनाया। सिस्टम क्या था कि हम लोग 5 साल के लिए हम लोग कुछ टारगेट रखते थे। जैसे आप जब पढ़ाई करते हो, तो आप भी ऐसा टारगेट रखते हो ना कि 10 दिन में हिस्ट्री कर लोगे, है ना, 20 दिन में पॉलिटी कर लोगे, ऐसा टारगेट रखते हो। वैसे ही गवर्नमेंट ने भी टारगेट रखा था हर 5 साल के लिए, 5 साल में हम लोग ये कर लेंगे, फिर अगले 5 साल में ये कर लेंगे। तो जो दूसरा वाला जो 5 साल है, जिसको क्या बोलेंगे, सेकंड 5 ईयर प्लान, उस समय में ये इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है ये लाया गया था। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये देखो, जो 5 ईयर प्लान जो है, द विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ महलनोबिस। तो महलनोबिस जो थे, पीसी महलनोबिस, ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिशियन थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आइडिया दिया कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है। क्योंकि 5 साल में गवर्नमेंट ने तो टारगेट रख लिया, अब 5 साल में क्या करना है, कौन सी चीजों को पहले करना है, कौन सी चीजों को बाद में करना है। तो ये सभी आइडिया महलनोबिस ने ना सेकंड 5 ईयर के दौरान दिया था। तो याद रखना, सेकंड 5 ईयर में पीसी महलनोबिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, अ डैश अकाउंट इज वन। देखो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। मैं आपको समझाता हूँ नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। मान लो मैं यहाँ पे हूँ इंडिया में, ठीक है, इंडिया में, तो इंडिया में काफी सारे बिजनेसेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो हमारा एक और मैं रशिया के किसी आदमी से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सोचो, मान लो रशिया के किसी आदमी को मुझे पैसे देने हैं, रशिया के किसी आदमी को मुझे पैसे देने हैं, तो वो मुझे पैसे कैसे देगा, है ना। मतलब इंडिया और रशिया के बीच में बिजनेस होगा, तो ये बिजनेस किस तरीके से हो, तो ये रशिया वाला आदमी क्या करेगा, रशिया में मान लो मेरी एक बैंक, मान लो मेरा एक बैंक है, बैंक का नाम है कुछ भी, मान लो एक्स नाम का एक बैंक है। अब इसका ब्रांच मान लो रशिया में अगर हुआ, ठीक है, रशिया में अगर हुआ इसका ब्रांच, तो वो उस बैंक में पैसा जमा कर देगा, फिर वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा मान लो नहीं है अगर, तब क्या होगा, तब ये होगा कि एक चीज याद रखना, कि हमारे कंट्री से कोई बैंक, मान लो हमारे कंट्री से कोई भी बैंक, ये क्या करेगा, रशिया के किसी बैंक में एक अकाउंट खोलेगा। ठीक है, रशिया के किसी बैंक में कौन अकाउंट खोल रहा है, तो हमारा कंट्री का कोई बैंक। मान लो एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, मान लो हमारे कंट्री का एसबीआई जो है, मान लो वो एक अकाउंट खोलता है कहां पे, तो रशिया में, रशिया के किसी बैंक में। अब क्योंकि एसबीआई ने ये अकाउंट खोला है ना, तो अब रशिया के जितने भी जो लोग हैं जिनको इंडिया को पेमेंट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो चाहे तो डायरेक्टली इस अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, और फिर यहां से जो है, यहां से फाइनली जो है वो पैसा इंडिया के पास आ जाएगा। तो ये जो अकाउंट जो एसबीआई ने खोला है रशिया के किसी बैंक में, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इसी चीज को बोलते हैं क्या, याद रखना है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, तो नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट।
मतलब हमने जो बैंक खोला रशिया के किसी बैंक में, याद रखना जब मैं बोल रहा हूं ना कि हमने बैंक खोला तो इसका मतलब कोई एक आदमी का बात नहीं हो रहा है। जैसे एसबीआई ने अपना खोल लिया या कोई दूसरे बैंक ने मान लो अपना कोई अकाउंट खोल लिया रशिया के किसी बैंक में, और तो इस बैंक अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉस्ट्रो अकाउंट है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि ये नॉस्ट्रो अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इसमें रशिया वाले पैसा जमा करेंगे, ठीक है, और फिर यहां से ये पैसा हमारे पास आएगा। अब जिस बैंक में हमने ये अकाउंट खोला है तो वो फ्री में तो ये काम करके देगा नहीं, वो कुछ चार्ज लेगा, कुछ फीस लेगा, है ना। रशिया की जो बैंक में जो अकाउंट खोलेगा एसबीआई, एसबीआई ने अपना जो अकाउंट खोला है रशिया के बैंक में, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो कुछ चार्ज वगैरह लेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा एक नॉस्ट्रो अकाउंट है रशिया के एक बैंक में। लेकिन रशिया जो वाले हैं, रशिया वाले इसी बैंक अकाउंट को वो लोग बोलेंगे कि उनके लिए ये वॉस्ट्रो अकाउंट है, वॉस्ट्रो अकाउंट है। तो समझो एक ही अकाउंट है। हम लोग जब रशिया में अपना बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि वो हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट है, और रशिया वाले क्या बोलेंगे कि उनको तो उसमें जमा करना है ना, तो वो बोलेंगे कि उनका वो वॉस्ट्रो अकाउंट है। और इसी का ठीक उल्टा अगर हुआ तो मान लो रशिया का कोई आदमी है, रशिया रशिया वाले ने क्या किया, एसबीआई में अपना कोई एक अकाउंट खोल दिया। रशिया वालों ने, रशिया की किसी कंपनी वगैरह ने, रशिया की जो बैंक वगैरह है, उन्होंने एसबीआई में अपना अकाउंट खोल दिया। तो रशिया वाले अब बोलेंगे कि उनका ये नॉस्ट्रो अकाउंट है। हम लोग उस समय बोलेंगे कि ये हमारा वॉस्ट्रो अकाउंट है। समझ में आ रहा है? एक ही अकाउंट है, हम लोग देख रहे हैं तो नॉस्ट्रो, वो लोग देख रहे हैं तो वॉस्ट्रो। देखो कंफ्यूजन अगर होगा ना तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पे जुड़ के बात कर सकते हो, मैं डायरेक्टली और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैंक रिजर्व। अब बैंक रिजर्व के बारे में एक चीज समझो। मान लो कोई बैंक है, बैंक के पास पैसा कहां से आया, तो मान लो हमने जमा करा, हमने बैंक में टोटल 100 रुपए जमा करे। तो हमने जो बैंक के पास पैसा जमा किया, है ना, हम बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया 100 रुपए, तो बैंक क्या करता है इस पैसे का, बैंक इस पैसे को दूसरे लोगों को क्या करेगा, लोन देगा। तो हमने जो डिपॉजिट किया है, हमने जो डिपॉजिट किया है उसको बैंक दूसरे लोगों को लोन देगा। तो हमने अगर 100 रुपया डिपॉजिट किया है तो क्या 100 का 100 रुपया लोन दे देगा दूसरे लोगों को। मान लो बैंक ने अगर 100 रुपया दूसरे लोगों को लोन में दे दिया, ठीक है, लोन में दे दिया। अब सडनली मैं अपना बैंक पैसा वापस निकालने जाता हूं, मान लो मेरी कुछ जरूरत आ गई, है ना, तो मैं अपना पैसा निकालने जाऊंगा बैंक में, तो बैंक क्या मुझे बोलेगा कि मैंने तो आपका सारा पैसा लोन में बांट दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए एक सिस्टम क्या है कि बैंक के पास जो पैसा है ना 100 रुपए, आसान भाषा में इसको एनडीटीएल, एनडीटीएल है। देखो मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है। तो ये जो पैसा जो बैंक के पास है ना, इसको अभी हम लोग बोलेंगे क्या, एनडीटीएल। अब इस पैसे का पूरा अमाउंट जो है वो लोन में बैंक नहीं देगा। इस पैसे का नॉर्मली आप देखोगे कि 4% के आसपास, अब ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन नॉर्मली 4% होता है। 4% के आसपास बैंक को, कोई भी बैंक जो है, इसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास में जमा रखना पड़ेगा। अब वो भी रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में, है ना, एकदम नोट के फॉर्म में। तो कैश के फॉर्म में जमा करना पड़ेगा कितना, 4% के आसपास, कहां, आरबीआई। तो इस पैसे को बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर, इस पैसे को जो हम लोग जमा कर, जो बैंक जो है आरबीआई में जमा कर रहे हैं, लगभग 4% के आसपास होता है। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा लगभग 17 से 18%, 17 से, ये थोड़ा सा परसेंटेज कम ऊपर नीचे होता रहता है लगातार, ठीक है। तो 17 से 18% लगभग इतना ही होता है। इस पैसे को भी बैंक को क्या करना पड़ेगा, तो ये जो देखो 4% जो है ना, जिसको सीआरआर बोल रहे हैं, ये बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास में, और कैश के फॉर्म में, है ना, कैश के फॉर्म में, नगद के रूप में। इसके अलावा इसी जो एनडीटीएल का 17 से 18% जो है उसको बोलते हैं एसएलआर। इसको जो है बैंक को अलग से रखना पड़ेगा अपने ही पास, बैंक ही आरबीआई को नहीं देगा, अपने ही पास रखेगा, लेकिन उसको यूज नहीं करेगा, उसको लोन में नहीं बांटेगा उस पैसे को। तो 17 से 18% जो है इसको एसएलआर बोलेंगे। अब इसमें कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या कुछ दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह हो सकती है। तो याद रखना है सीआरआर में सिर्फ कैश होता है, लेकिन एसएलआर में कैश होगा, गोल्ड होगा, कोई दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगे, और इस पैसे को भी बैंक लोन में नहीं बांट सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो आप थोड़ा देखो, अगर मान लो मैं 18% मान के चलता हूं एसएलआर, तो 4% सीएलआर का, और 18% क्या हो गया, एसएलआर का, है ना। मतलब लगभग 100 में से 22 रुपए तो बैंक को पहले ही से अलग रख देना होगा, इसको वो लोन में नहीं घुमाएगा। अब बाकी जो पैसे बच गए उसको वो लोन में बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, दीज रिजर्व आर केप्ट पार्शियली एज कैश एंड, तो सीआरआर को कैश में रखते हैं, अब पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया आपका गोल्ड भी हो सकता है, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है। तो सही बात है, कुछ पैसे कैश में रखने हैं, कुछ पैसे गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कैश में, ऐसे रखने हैं। तो पहला वाला ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो,
तो ये डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंक रखते हैं आरबीआई के पास में। हाँ, तो ये भी सही बात है, नॉर्मली 4% के आसपास कैश के फॉर्म में रखते हैं, तो दोनों सही है, ऑप्शन 2। अगली एमसीक्यू देखो, अगली एमसीक्यू क्या है, देखो हमारे कंट्री में जब कभी भी महंगाई वगैरह होती है ना, तो आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। तो महंगाई ज्यादा हो गई तो कंट्रोल करेगा, महंगाई अगर कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है, याद रखना, महंगाई प्रॉब्लम, अगर महंगाई ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है, महंगाई अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो आरबीआई महंगाई का एक लेवल को मेंटेन करके रखता है, नॉर्मली 2 से 6% के बीच में रखने का ट्राई करता है ये। तो इसके लिए आरबीआई के अलग अलग तरीके हैं, ये जो हम लोग देखे ना थोड़ी देर पहले, सीआरआर, फिर एसएलआर, इसको यूज करके, इसके अलावा रेपो रेट क्या होता है समझाऊंगा मैं, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीजों को यूज करके जो है आरबीआई जो है वो ये महंगाई को कम करने की कोशिश करता है या महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इन सब चीजों को बोलेंगे क्या, मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट। ये सभी चीजें क्या है, आरबीआई का मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके अलावा आरबीआई का एक और मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो आरबीआई के जो मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको हम लोग इस तरीके से बांट सकते हैं 2 भागों में। एक तो है क्वांटिटिव, क्वांटिटिव जैसे ये सब जो सीआरआर एसएलआर वगैरह हो गए ना, ये क्वांटिटिव वाले हो गए। और इसके अलावा एक और होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में जैसे आ गया मोरल सुएशन, तो ये वाला सही है, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो बैंक ने, किसी बैंक ने अपने पास एजुकेशन का लोन बहुत हाई रखा हुआ है। मान लो कोई बैंक है जिसने अपने पास एजुकेशन का इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है 25%। तो आरबीआई जो है वो पब्लिकली वो बोल सकता है किसी उस बैंक को कि देखो आप जो है बहुत जरूरत से ज्यादा अपने इंटरेस्ट रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये एक तरह से ये हो गया ना कि लोगों के बीच में एक तरह से उस बैंक को थोड़ा सा एक तरह से इंसल्ट किया जा रहा है, या उस बैंक को बेसिकली थोड़ा सा भला बुरा बोला जा रहा है। इसी चीज को मोरल सुएशन बोलते हैं। तो हो सकता है कि उस बैंक को बुरा लग जाए, अब वो बैंक अब बोले कि आरबीआई को ठीक है मुझे तो बुरा लग गया, मैं 25% से 20% कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे वाले केस को क्या बोलते हैं, मोरल सुएशन बोलते हैं। ठीक है, मोरल सुएशन। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर मैंने ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, देखो गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, आरबीआई जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीद बेच करती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई कंट्रोल करती है क्या, महंगाई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड मस्ट बी। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मान लो बाजार में आप गए, ठीक है, बाजार में आप गए, आपने देखा मैंगो, मैंगो आपने देखा 100 रुपए केजी है, तो आप 2 केजी लेके आ गए। मान लो 100 रुपए किलो था तो 2 केजी आप खरीद के लेके आ गए। लेकिन अगले दिन अब आप जाओ, मान लो मैंगो 500 रुपए केजी हो जाए, मतलब प्राइस जो है, दाम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या आप 2 केजी लाओगे, नहीं, हो सकता है कि आप 1 केजी ही लाओगे, है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका जो कंजम्पशन जो है, डिमांड जो है वो कम होगा। मतलब एक दूसरे से ये कैसा है, इन्वर्सनली है। तो यहाँ पे इन्वर्सनली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ गुड, मतलब प्राइस और डिमांड जो है वो इन्वर्सनली है। प्राइस ज्यादा होगा तो आप कम चीजों को लोगे, अगर प्राइस कम हो गया, मान लो 100 के बदले 10 रुपए केजी मैंगो हो गया, तो हो सकता है कि आप जाकर के एकदम 25 केजी का एकदम पूरा बड़ा सा वो ये लेके आ जाओ। ठीक है, तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्सनली रिलेशन है। अगली एमसीक्यू, एज ऑफ 2022 इंडिया का जीडीपी में रैंकिंग क्या है, नॉमिनल जीडीपी में रैंकिंग क्या है। तो 1 नंबर पे यूएसए है, फिर है चाइना, फिर उसके बाद में आप देखोगे जापान, जर्मनी, तब जाके इंडिया आता है। तो इंडिया कितने, 5 नंबर पे है। लेकिन साल 2030 तक एस्टिमेटेड है कि आने वाले कुछ सालों में, साल 2030 के अंदर अंदर हम लोग तीसरे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। फिलहाल 5 पे है, लेकिन अगले आने वाले 5-6 सालों में हम लोग कहां चले जाएंगे, तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे जीडीपी के मामले में। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू यहाँ पे देखो, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपने रेपो रेट क्या होता है ये समझो, रेपो रेट क्या होता है ये समझो, तो रिवर्स रेपो रेट भी समझाता हूं। पहले चलो यहीं पे समझाता हूं मैं। मान लो जैसे मैंने बताया था ना कि बैंक है, बैंक के पास है 100 रुपए, 100 रुपए में से बैंक ने 4 रुपए सीआरआर रखा, ठीक है, 4%, और फिर 18% एसएलआर रखा। तो 18% एसएलआर रखा, मतलब 22 रुपए तो उसके यहीं पे चले गए। तो बैंक के पास बचा कितना, बैंक के पास बचा अब 78 रुपीज। इस रुपीज को बैंक क्या करेगा, लोन में घुमाएगा। अब मान लो इस 78 रुपीज जो है, इस 78 रुपीज को बैंक ने क्या कर दिया, लोन में बांट दिया, लोन में बांट दिया। ठीक है, अच्छा, अब तो अब बैंक के पास कितना पैसा है, तो अब बैंक के पास अभी पैसा नहीं है। ठीक है, लोन में देने के लिए पैसा नहीं है। अब इस समय मैं बैंक में मैं जाता हूं, मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं बैंक को बोलता हूं कि बैंक मुझे लोन दो, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है। तो बैंक मुझे क्या बोलेगा कि देखो मेरे पास तो 78 रुपीज था, मैंने तो लोन में बांट दिया, मेरे पास और पैसा नहीं है। क्या ऐसा बोलेगा, नहीं। तो अगर मैं बैंक के पास जाता हूं
अब मुझे अगर लोन चाहिए तो बैंक के पास तो पैसा होना चाहिए, है ना, बैंक के पास तो पैसा होना चाहिए। तो अब लेकिन बैंक के पास, बैंक ने तो अपने जो पैसे थे 78 रुपीज सारे बांट दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि उस केस में बैंक जो है ना, बैंक जो है वो आरबीआई को बोलेगा कि आरबीआई मुझे कुछ पैसे दो कुछ दिनों के लिए, है ना, याद रखना है जो आपका रेपो रेट, तो कुछ दिनों के लिए पैसे लेंगे, है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेंगे, याद रखना शॉर्ट टर्म के लिए। तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई को बोलेगा कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दो, क्योंकि मेरे पास कोई एक आदमी आया है ना, मेरे पास एक पर्सन आया है लोन के लिए, तो मुझे उसके पैसे देने हैं, लोन देने हैं। तो आरबीआई जो है वो बैंक को तो पैसे देगा लेकिन फ्री में तो नहीं, एक इंटरेस्ट लगाएगा। उस इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या, रेपो रेट। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है समझ में आया? रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंक को पैसा देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए बैंक जो है ना आरबीआई से पैसा और भी बहुत तरीके से लेते हैं। जैसे अगर बहुत लंबे समय के लिए पैसे लेंगे तो उसको फिर रेपो रेट पे नहीं लेते हैं, उसको फिर बैंक रेट पे लेते हैं, याद रखो। अगर आरबीआई से बैंक गया 10 साल के लिए पैसा मांग के लेके आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वैसे केस में उसको जो है रेपो रेट पे नहीं, उसको वो बैंक रेट पे मिलेगा। लेकिन कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर ऐसा चाहिए, कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो वैसे केस में ये जो है रेपो रेट में मिलेगा। तो ये रेपो रेट क्या है समझ में आया? ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये समझो। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा कि बैंक के पास 78 रुपीज बचा था, अब इसने लोन में बांट दिया। लेकिन मान लो बैंक के पास 78 रुपीज है, ठीक है, लेकिन बैंक ने क्या करा, तो बैंक ने सिर्फ जो है ना 50 रुपए ही लोन में बांट पाया। बैंक जो है सिर्फ 50 रुपीज जो है वो लोन में मान लो दे पाया। बाकी के 28 रुपीज बैंक जो है वो लोन में नहीं दे पाया, कोई आए नहीं लोन लेने के लिए, है ना। तो इस 28 रुपीज का अब बैंक करे क्या? कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, बैंक के पास ये 28 रुपीज पड़ा है, ठीक है। अब ये 28 रुपीज किनका है? हम लोगों ने जमा किया ना बैंक में, तो हमें इंटरेस्ट भी देना है बैंक को। तो बैंक क्या करेगा, इस 28 रुपीज को दे देगा आरबीआई को। बैंक बोलेगा, बैंक जो है आरबीआई को बोलेगा कि आरबीआई मेरे पास 28 रुपीज जो है एक्स्ट्रा है, आप ये अपने पास रखो, ठीक है। तो आरबीआई वो पैसा उससे ले लेगा, ठीक है, आरबीआई वो पैसा उससे ले लेगा। अब इसके बदले आरबीआई बैंक को एक इंटरेस्ट पे करेगा, उस चीज को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, याद रखना। देखो रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, रेपो रेट में क्या है, रेपो रेट में आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया और बैंक को वो एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और रिवर्स रेट में, रिवर्स रेपो रेट में ठीक उल्टा, यहाँ पे बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेगा और उसको कुछ इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो यही है यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना वही है, ठीक है। अच्छा, अगली एमसीक्यू जो है हम लोग देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, डैश also known as such unemployment occur when workers lose their current job and are in the process of finding another one। मान लो एक टीचर है, काम कर रहा है एक स्कूल में, लेकिन किसी कारण से वो स्कूल हो गया बंद। अब वो टीचर क्या करेगा, अब वो किसी दूसरी जगह पे वो टीचर का जॉब ढूंढेगा। तो वो हो सकता है कि वो 4-5 अलग अलग स्कूल में जाएगा, वहां पे अपना रिज्यूमे देगा, इंटरव्यू देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कुछ भी टाइम लग सकता है। तो वो जब अपना काम ढूंढ रहा है, उसका एक जॉब चला गया और दूसरे जॉब का वो जब काम ढूंढ रहा है, तो वैसे केस में उस आदमी के लिए क्या बोलेंगे कि वो फ्रिक्शनल, वो क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल, ठीक है, क्योंकि वो अभी काम ढूंढ रहा है, समझ में है। बाकी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये भी क्या होता है समझ लो। वॉलेंट्री वाला क्या है कि मैं, मान लो आप जो है काम कर सकते हो लेकिन किसी कारण से आप नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, तो ये क्या है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक छोटी सी दुकान है, मान लो एक पान की दुकान है समझो, ठीक है। अब पान दुकान में मान लो एक आदमी काफी है काम करने के लिए, एक आदमी काफी है काम करने के लिए, ठीक है, एक आदमी काफी है काम करने के लिए। लेकिन होता यह है कि उस घर के वो जो आदमी जो है ना, वो तो काम करता ही है उस पान दुकान में, उसके साथ और भी 2 लोग जो है वो भी काम कर रहे हैं, मान लो उसको बेटे हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो क्या इस काम के लिए 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 3 लोगों को चाहिए? नहीं, एक आदमी से हो जाएगा। लेकिन ये दो लोग हैं, ये कुछ और कर सकते थे, लेकिन ये भी पान दुकान में बैठ के काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ओके हम भी काम कर रहे हैं। तो वैसे केस में इन दोनों लोगों के लिए क्या बोलेंगे कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब देख के तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो उसको बोलेगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी क्वेश्चन में क्वारी हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे और डिस्कशन आप मेरे साथ कर सकते हो। नेक्स्ट, dash is a change in total utility due to consumption of one additional unit of commodity। मान लो
आपने क्या करा, आपने जो है एक कंप्यूटर खरीदा, अब उसको दिन भर में 10 घंटे चला रहे हो, 10 आवर चला रहे हो। अब आप क्या करते हो, आपको एक कंप्यूटर और गिफ्ट में मिल गया, है ना, आपको जो है आपके फादर ने गिफ्ट कर दिया, मान लो एक कंप्यूटर मदर ने गिफ्ट कर दिया। अब आप पहले वाला जो कंप्यूटर जो था वो क्या 10 घंटे चलाओगे? नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले टोटल 10 घंटे वो चलाते थे। अब क्योंकि नया कंप्यूटर आ गया तो हो सकता है कि आप ये 5 घंटे आप ये चलाओगे, 5 घंटे ये चलाओगे। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट आने से आपका ये जो यूटिलिटी जो इसका है वो क्या हो गया, ये चेंज हो गया ना, ये चेंज हो गया। तो इसी चीज को बोलेंगे कंजम्पशन, इस चीज को क्या बोलते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये यूटिलिटी क्या है। या फिर दूसरा एक एग्जांपल, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, एक ग्लास जूस आपने पिया, एक ग्लास जूस पिया, बहुत अच्छा लगा आपको, ठीक है, लेकिन जब दूसरा ग्लास आपने जूस पिया तो वो भी अच्छा लगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा पेट भर गया ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक ग्लास जूस पी लिया है। तीसरा वाला ग्लास में आपको उतना मजा और नहीं आएगा। आप पांचवा ग्लास पीते पीते बोलोगे कि नहीं हो गया और नहीं पीना मुझे। मतलब पहला वाला में जो मजा है, फिर दूसरा वाले में कम, फिर तीसरे वाले कम। तो ये भी एक एग्जांपल है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई एक एडिशनल यूनिट आ गया, कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट उसी चीज का आ गया, तो आपके कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ट्रेजरी बिल को ना शॉर्ट में टी बिल बोलते हैं। कभी गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए तो शॉर्ट टाइम के लिए, है ना, गवर्नमेंट को अगर मान लो शॉर्ट टाइम के लिए पैसे चाहिए कुछ दिनों के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक ट्रेजरी बिल जारी करती है। ठीक है, ट्री बिल जारी करती है। और इस ट्री बिल को कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है, तो 91 के लिए, 182 के लिए, 364। याद रखना, जो ट्रेजरी बिल है, टी बिल है, वो 1 साल से कम टाइम के लिए होता है। तो यहां पे देखो 364, मैक्सिमम 1 साल से कम दिनों के, मैक्सिमम 364 डेज है। ठीक है, अब ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट जारी करेगा तो गवर्नमेंट को पैसे देगा कौन? ये पैसे आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूं। होता क्या है मैं समझाता हूं, टी बिल है क्या। गवर्नमेंट ना एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर रिलीज करेगी, उस पेपर पे लिखा रहेगा कि इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू 100 रुपए है। उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू क्या कितने हैं, 100 रुपीज है। मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट अगर एक मेरे पास है तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आज का डेट है, मान लो आज जैसे है 23 जुलाई, 23 जुलाई 2023 है। गवर्नमेंट क्या करेगी, ये पेपर लेके आएगी जिसपे लिखा हुआ है कि इस पेपर का वैल्यू 100 रुपए है। अब गवर्नमेंट इसको बेचेगी आपको, लेकिन आपको बेचेगी क्या, आपको डिस्काउंट में बेचेगी। आपको बेचेगी मान लो 92 रुपीज में, है ना, 92 रुपीज में। तो आपने ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जिसको टी बिल बोल रहे हैं, आपने 92 रुपीज में खरीद लिया। अब आपने इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट को 92 रुपीज दिया, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसे आ गए। अब इसका एक टाइम होगा, मान लो 182 डेज। 182 डेज के बाद में आप यही वाला डॉक्यूमेंट दोबारा जाकर के आप गवर्नमेंट को जाके दे दो। अब गवर्नमेंट, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा है ना, तो गवर्नमेंट आपको कितना रुपीस देगी, 100 रुपए देगी। मतलब आपका 8 रुपीस का फायदा हो गया ना, 8 रुपए का फायदा हो गया। तो यही यही सिस्टम होता है ट्रेजरी बिल का। तो कभी भी गवर्नमेंट को अगर मान लो पैसे चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल जारी करती है। उस ट्रेजरी बिल को बहुत सारी कंपनियां खरीदती है, बैंक खरीदते हैं, आप मैं खरीद सकते हैं। ठीक है, अगले एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, मान लो कि अभी जो है, देखो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन क्या है। मान लो कि जैसे आप कोरोना के टाइम में क्या था कि जो पैरासीटामोल है, बुखार वाली जो दवा होती है ना पैरासीटामोल, आपने देखा कि बहुत लोग खा रहे थे। तो पैरासीटामोल का डिमांड बढ़ने लगा, लोग ज्यादा खाने लगे। तो क्योंकि लोग ज्यादा खाने लगे इसलिए तो कंजम्पशन बढ़ गया, इसलिए डिमांड भी क्या हो गया, डिमांड भी तो बढ़ने लगा ना। पहले मान लो लोग जो है एक महीने में एक पैरासीटामोल खाते थे, लेकिन अब जो है वो 10 खाने लगे। तो कंपनियां भी जो पहले एक पैरासीटामोल बनाती थी वो भी 10 बनाएगी। मतलब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड भी तो बढ़ने लगा। तो ये दोनों देखोगे एकदम पैरेलल लाइन जैसा नजर आ रहा है ना, और दोनों का स्लोप भी सेम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप सेम होता है, और ये आपके पैरेलल लाइंस होते हैं। ठीक है, दोनों सही है। अगली एमसीक्यू, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नेगेटिव रिलेशन है किसमें, नेगेटिव रिलेशन है डिमांड और प्राइस में। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि मैंगो का प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो एक दूसरे से कैसा रिलेशन है, नेगेटिव ना, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसको नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। अगली एमसीक्यू देखते हैं, if anti-aggregate demand and anti-aggregate supply are plotted together the diagram, then at which point equilibrium will be reached। तो बात है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो है प्लॉट करने का। अब मैं आपको समझाता हूं, मान लो मैंगो की बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारे लोग मैंगो खाना चाहते हैं, है ना, 100 लोग बोल रहे हैं कि मैंगो ला के दो, मैंगो खाएंगे हम लोग।
लेकिन डिमांड तो बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई है, सप्लाई कितना है, बस 50 है। मतलब 100 लोग मैंगो मांग रहे हैं, लेकिन मैंगो बस 50 है, तो 50 लोगों को मिलेगा, लेकिन बाकी के 50 लोगों का क्या होगा, वो लोग तो बस जो है देखते रह जाएंगे मुंह। अब मान लो डिमांड थोड़ी सी कम हो गई, मान लो अब 80 लोग जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, 80 लोग बोल रहे हैं कि मुझे जो है मैंगो दो। लेकिन अब ये जो जो है सप्लाई जो है, ये मान लो 70 हो गया, तो अभी भी 70 लोगों को तो मैंगो मिलेगा, लेकिन 10 लोग जो है वो मैंगो नहीं खा पाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन बीच में फिर ऐसा कंडीशन आएगा ना कि मान लो 75 लोग डिमांड कर रहे हैं मैंगो और 75 मैंगो की सप्लाई है। मतलब कौन सा कंडीशन, जिस कंडीशन में डिमांड जितना है उतना ही अगर सप्लाई हो, तब ये बैलेंस्ड है, कोई नाराज नहीं होगा। 75 लोग मैंगो मांग रहे हैं और 75 मैंगो अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जब जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, डिमांड जितना है उतना ही सप्लाई है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, है ना। तो वहां पे कोई मिसमैच नहीं होगा, ठीक है, मिसमैच नहीं होगा। तो याद रखना, डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होता है तो उसको वो कौन सा कंडीशन होता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। अगले एमसीक्यू देखते हैं, व्हाट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक लोन स्कीम है ना, एक लोन का स्कीम है। आपको लोन वगैरह चाहिए, है ना, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लोन में वगैरह मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये बड़े बड़े कंपनी के लिए नहीं, जैसे आप छोटा मोटा आपने कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, नया से कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो लोन मिलेगा आपको। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है, आप देखो, आप बाजार में गए, आप बाजार में खरीदने के लिए गए मोबाइल, मोबाइल खरीदने के लिए गए, ठीक है, मोबाइल खरीदने के लिए गए। अब मान लो मोबाइल बेचने वाले एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। तो ए कंपनी बोल रहा है कि 10,000 में मेरा मोबाइल है, बी कंपनी जो है वो अपना सेल बढ़ाना चाहता है, तो वो बोलेगा क्या कि मेरा मोबाइल तो 9,500 में ही मिल जाएगा। सी कंपनी बोलेगा कि मैं तो 9,000 में ही मोबाइल दे दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या है, कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, तो इस कारण से कंपटीशन है और इसका फायदा मिलेगा आपको, है ना, आपको चीजें सस्ती मिलेगी। तो मार्केट में अगर बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, अब बायर भी काफी सारे हैं, तो इन सेलर के बीच में कंपटीशन होगा जिसका फायदा आपको मिलेगा। तो वैसे केस को क्या बोलेंगे कि ये मार्केट कैसा है, अच्छा मार्केट है, कंपटीशन वाला मार्केट है, ठीक है। लेकिन तो ये तो सही बात है। दूसरा, इंफॉर्मेशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम किसी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कंपटीशन वाला मार्केट है कि नहीं है, तो ये कैसे पता होगा। मान लो 3 कंपनियां मोबाइल बेच रही है, ए बी सी, ठीक है, मान लो 3 दुकानदार है, ए बी सी, ये लोग मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये कंपटीशन वाला मार्केट है, तो दूर से देख के तो लग रहा है कि हाँ ये कंपटीशन वाला मार्केट है ना, क्योंकि ए भी मोबाइल बेच रहा है, बी भी बेच रहा है, सी भी बेच रहा है। लेकिन इसके पीछे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि असल में ये जो ए बी सी, ये जो 3 मोबाइल दुकान है ना, इन सब का मालिक कोई एक्स नाम का आदमी है। मतलब चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, देख के लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन असल में ये तीनों एक ही है ना। तो दूर से देख के लग रहा है कि अलग अलग दुकान है, लेकिन यह है तो एक ही। तो वैसे केस को क्या आप बोलोगे कि ये कंपटीशन वाला मार्केट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है। तो कंपटीशन वाला मार्केट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बहुत सारे सेलर होने चाहिए, और ये जो इंफॉर्मेशन है कि सेलर है वहां पे, ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पीछे सभी एक ही मिलके बैठे हुए हो, वैसा नहीं चलेगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है, दोनों जो है वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, लाइक 1 एंड 2। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे बीएसई। बीएसई जो है वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनियां जब अपना शेयर जारी करती है, तो मैंने बताया ना, वो शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसने अपना शेयर जारी किया, अब उस शेयर को कुछ बैंक ने खरीदा, है ना, कुछ दूसरी कंपनियों ने खरीदा। अब फिर आप जा करके इस कंपनी से आप शेयर वगैरह जो भी खरीद रहे हो, तो कहाँ खरीदोगे आप क्या इनके ऑफिस में जाओगे और जाकर बोलोगे कि आप अपना शेयर दो मुझे, नहीं। तो इसके लिए जो है सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसके लिए जहां पे ये खरीद बेच का काम होता है ना, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सबसे पुराना है इंडिया में, ठीक है। मतलब ये समझो ना, एक मॉल है जहां पे शेयर की खरीद बेच हो रही है। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ऑफ 2022। तो अगर 2023 भी कर दो, आंसर में कोई चीज नहीं है, कौन है अभी, शक्तिकांत दास ना। तो शक्तिकांत दास जो है वो रिजर्व बैंक के गवर्नर है अभी भी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया हैव टू मेंटेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटी बिफोर लैंडिंग इट टू गोल्ड टू कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड एस। मैंने बताया था ना कि 100 रुपए में से 4 रुपए 4% के आसपास जो है वो तो सीआरआर हो गया, इसको तो सिर्फ कैश के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन बाकी के 17-18% जो है उसको रखना पड़ेगा किस में, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो इसको क्या बोलते हैं, एसएलआर, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन, तो मैंने थोड़ा देर पहले देखा था ना कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में महलनोबिस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो ये किस चीज को लेकर था, तो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 1956 में आई, किस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, तो ये पूरा प्लान था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। अगली एमसीक्यू देख लो, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आरबीआई किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करता है, तो उसको आरबीआई का मॉनेटरी, आरबीआई ने अपना रेपो रेट में चेंज किया, सीआरआर, एसएलआर, इन सब चीज में चेंज किया, बैंक रेट में चेंज किया, तो ये सभी चीजों को क्या बोलेंगे कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, और ये सभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। तो उसमें से एक है बैंक रेट। बैंक रेट मैंने बताया थोड़ा देर पहले आपको कि किसी बैंक को अगर पैसे चाहिए आरबीआई से, लेकिन लंबे समय के लिए, याद रखना, शॉर्ट समय, अगर कुछ छोटे समय के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो उसके समय तो रेपो रेट में मिलता है ना पैसा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आरबीआई जिस रेट पे, परसेंटेज पे पैसा देता है ना, उसको बोलते हैं क्या, बैंक रेट। और ये बैंक रेट जो है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, ये रिलेट करता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से, MSFR, ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से, ठीक है, तो ये आपस में जो है ये कनेक्टेड है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है, ठीक है, तो ये अगर देखो, मैं अगर एक चीज में बताऊं ना, इकोनॉमिक्स में आप देखोगे ना बहुत सारे इस तरह के टर्म्स है, आपका डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि बताओ ये क्या है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इकोनॉमिक्स का एक अलग से ऐसा कोई वीडियो लेके आऊं जहां पे मैं बहुत सारे टर्म्स को इकोनॉमिक्स का डिस्कस करूं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, उन सब एग्जाम में हेल्प करे, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये रिलेट करता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, डैश केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982 बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ द आरबीआई एंड रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ देन एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सी, आरबीआई के अंदर में एक छोटा सा एक लाइक यूनिट था, आरबीआई के ही कंट्रोल में, आरबीआई के अंडर में, जिसको क्या, जो बेसिकली काम करता था खास करके जो रूरल एरियाज जो है, जो गांव जो है, जहाँ पे फार्मर्स वगैरह जो है, किसान जो है, उनको किस तरीके से लोन दिया जाए, तो बेसिकली उन सब चीजों को लेकर के ये वर्क करते थे। तो इन्हीं को अलग से करके आरबीआई ने क्या बना दिया, बेसिकली आरबीआई नहीं, इन्हीं को अलग करके गवर्नमेंट ने बना दिया नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है, ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से पता चल रहा है ना कि एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट, विलेज, गांव देहात के लिए। तो ये जो है इसका काम क्या है कि किस तरीके से जो रूरल एरियाज है उनको अच्छे तरीके से लोन की फैसिलिटी मिले, कोई किसान है अगर उसे लोन चाहिए तो उसे बड़े आसान से मिले, तो ये सारा काम देखने का काम जो है ये कौन करता है, नाबार्ड करता है। नेक्स्ट, डैश इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ। मान लो आपने पैसे ले लिए, आपने पैसे ले लिए बैंक से, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपका बिजनेस फेल हो गया, है ना, अब पैसे तो लौटाने पड़ेंगे बैंक को, लेकिन पैसे आपका है नहीं, तो वैसे केस में आपको क्या बोलेंगे कि आप बैंकरप्ट हो गए, और इस सिचुएशन को बोलेंगे बैंकरप्सी, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, बैंकरप्सी। बैंक का इंश्योरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लो ये क्या है। इंश्योरेंस आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हम लोग करवाते हैं ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। तो मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है मान लो कंपनी का नाम है XYZ, XYZ, ये इंश्योरेंस कंपनी है। कैसी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस बेचती है, अपना इंश्योरेंस वगैरह बेचती है, लेकिन आपने इस कंपनी का नाम कभी सुना नहीं, आपने इस कंपनी को प्रॉपर तरीके से जाना नहीं। अब इंश्योरेंस भी 10 तरीके के होंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होंगे कि ये कर लो तो ये होगा, वो कर लो तो वो होगा, लेकिन आप XYZ के बारे में ठीक से जानते हो नहीं, इंश्योरेंस के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी नहीं है, तो आप इस पे भरोसा कैसे करोगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप जाते हो अपना बैंक, मान लो आपका जो बैंक अकाउंट जहां पे आप अपना बैंक जाते हो, बैंक पे तो आपको भरोसा है, तभी तो आपने वहां पे पैसा जमा किया है। तो बैंक वाले से आप पूछते हो कि मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाना चाहता हूं, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए थोड़ा सा, है ना, हेल्प कीजिए थोड़ा सा, ताकि आप मुझे बताइए कि कैसा कैसा इंश्योरेंस होता है, मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना है। तो बैंक आपको बैठा के अच्छे से समझाएगा कि देखिए ये करो वो करो, है ना। तो अब XYZ क्या दिमाग लगाएगा कि ये जो आदमी है इसको बैंक में बड़ा भरोसा है, तो एक काम करते हैं, ये XYZ जो है ना, ये अपना इंश्योरेंस बेच देगा बैंक को,
ये अपना इंश्योरेंस जो है वो सेल किसको कर देगा, बैंक को। अब बैंक को ये बोलेगा कि मैं अपना इंश्योरेंस आपको बेच रहा हूं और आप यही इंश्योरेंस आपके पास जो लोग आएंगे ना, आप उनको बेचो, उनको बेचो। तो अगर ये XYZ वाला इंश्योरेंस बैंक आपको बेच रहा है तो आपको एक तरह से भरोसा होगा ना, क्योंकि बैंक को तो आप जानते हो, है ना, वहां पे आप पैसे भी रखते हो काफी सारे, तो बैंक पे भरोसा होगा। तो इसमें बैंक का क्या फायदा, क्योंकि ये XYZ कंपनी का ये इंश्योरेंस ये बेचवा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ना बैंक वाले इसको बेचवाने सेल करने में, तो कुछ परसेंटेज वगैरह कमीशन वगैरह मिल गया इनको, ठीक है ना। और आपका भी फायदा ये हो गया कि आप डायरेक्टली बैंक से डील कर रहे हो जिसको आप जानते हो। तो इसको क्या बोलते हैं कि जब बैंक इंश्योरेंस बेच रहा है आपको, यानी कि ना बैंक इंश्योरेंस किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का बेच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बांका इंश्योरेंस बोलते हैं, वैसे वाले को बोलते हैं बांका इंश्योरेंस। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। इन अ परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन द डिमांड ऑफ द गुड इज सेड टू बी। अब यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले तो ये टर्म समझो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है, तो ये होता है डिमांड बाई प्राइस, डिमांड बाई प्राइस, ठीक है, डिमांड बाई प्राइस। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो आप कोई भी चीज खाते हो, इसका डिमांड जो है 5% बढ़ गया। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, मान लो जैसे अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना में है, तो स्कूल अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो क्या हुआ, जो कॉपी, जो बुक्स वगैरह जिसपे आप लिखते हो ना, कॉपी वगैरह जो लिखते हो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ गई। मान लो डिमांड जो है वो 5% बढ़ गया, ठीक है। अब इसके कारण डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो प्राइस मान लो जो है वो 10% बढ़ गया। अब इसका अगर रेशियो लेते हैं, ये क्या है, डिमांड, ये है क्या, डिमांड में चेंज, और ये वाला क्या है, प्राइस में चेंज। तो रेशियो लोगे तो परसेंटेज परसेंटेज कट गया, 5 से 10 को कट करोगे तो कितना आएगा, 1/2, तो मतलब 0.5 ना। तो अगर कभी ऐसा हो कि डिमांड में चेंज हो, अब प्राइस में, डिमांड में जितना चेंज हो रहा है प्राइस में उससे अगर ज्यादा चेंज हो, तो वैसे केस में जब आप रेशियो लोगे उसका तो 0.5 आएगा ना। तो ये जो रेशियो है इसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू इस केस में कितना है हमारा, 0.5 ना, तो इस केस को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कंडीशन, इन इलास्टिक कंडीशन, ठीक है, इन इलास्टिक कंडीशन हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर मान लो प्राइस में 10% का चेंज हो और डिमांड में भी अगर 10% का चेंज हुआ है ना, तो डिमांड में 10% का चेंज हुआ, प्राइस में भी 10% का चेंज हुआ, तो रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो वैसे केस को क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। या फिर अगर ऐसा कंडीशन हो कि प्राइस में अगर मान लो थोड़ा सा चेंज आया, प्राइस में जो है मान लो एकदम थोड़ा सा चेंज आया 1% का, लेकिन डिमांड में जो है चेंज आ गया एकदम 1 करोड़ इतना परसेंट का चेंज आ गया, तो ये जो नंबर आपका आएगा बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में क्या हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो वैसे वाले केस को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और इसका ठीक उल्टा अगर देखे तो, अगर मान लो प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वैसे केस को इनइलास्टिक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आप नमक खरीदते हो, नमक का दाम 2 रुपए केजी बढ़ गया, तो क्या अगर दाम जो है मान लो कम हो गया, मान लो 2 रुपए किलो कम हो गया, तो क्या आप ज्यादा नमक खाना स्टार्ट कर दोगे, है ना, आप जितना नमक खाते हो आप उतना ही खाओगे ना। मान लो 2 रुपए केजी दाम कम हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप दिन रात नमक खाना स्टार्ट कर दोगे। तो वैसे केस में क्या है, देखो प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में जो चेंज ना के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो ये था हमारा जो है, हमने जो है ये देखा, ये कुछ हमारे चैनल्स वगैरह है, जरूर विजिट करो। करंट अफेयर के लिए बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर जरूर आप विजिट करो। कोई डाउट क्वारी है तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हो। तो हमने क्या करा, तो आपके एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस पीवाईक्यू में एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इकोनॉमिक्स एमसीक्यू और जो इंडियन एमसीक्यू, इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू जो है वो हमने देखा, पार्ट 1 था ये, पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा। डाउट क्वारी हो तो आप मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो। थैंक यू।